सो वेलकम बैक टू दी पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी हमारे 4-5 या जितने भी इलस्ट्रेशन रह गए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, और इसके अलावा एक पार्ट में और बताऊंगा जिसके अंदर आपके जो प्रैक्टिस मैनुअल है उसके क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आप लोगों को, राइट। सो इस चैप्टर और इस पार्ट को ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगैन ये एक तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, राइट। चलिए तो हम ऊपर चलते हैं और जो हमारे इलस्ट्रेशन रह गए थे वो देख लेते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 10 लाइक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ही एक तरह से ये सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम, पेन ले लेते हैं पहले तो हम अपना, एंड इसकी निप थोड़ी सी और थिन कर देते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, एग्जेम्प्ट। तो आप लोगों को याद होगा मैंने एग्जाम्पशन के बारे में बताया था, कुछ जो हमारे कुछ इनकम्स थे वो एग्जाम्प्ट थे। आप लोगों को मैं याद रिकॉल करा दूँ, जो हमारे कुछ इनकम थे जैसे कि ISI, यहाँ से जो भी इंटरेस्ट हमें आता है वो बिल्कुल एग्जाम्प्ट होता है। NSNI सर्टिफिकेट जिसके थ्रू जो भी हमारा इंटरेस्ट आता है वो भी एग्जाम्प्ट होता है। और कुछ लॉटरी विनिंग्स होती है गवर्नमेंट की यूके के अंदर, उससे भी जो इनकम आपकी आती है वो बिल्कुल एग्जाम्प्ट होता है इनकम टैक्स में। तो ध्यान रखिएगा ये तीन हमारे सिलेबस का पार्ट है और इन तीनों में से कुछ ना कुछ ऑप्शन में गिवन होगा। ठीक है, ISA, NSI एंड लॉटरी विनिंग्स। ठीक है, चलिए अब हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। प्रॉपर्टी इनकम, सैलरी, डिविडेंड्स फ्रॉम शेयर हेल्ड इन एन ISA। तो ISA आपको अभी मैंने दिखाया, तो ISA से जो इनकम आ रही है डिविडेंड के फॉर्म में वो एग्जाम्प्ट होंगी। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग इंटरेस्ट रेट, नो ये तो नहीं है कुछ। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देख लीजिएगा इसका आंसर होगा C, 10 का C। ठीक है जी, तो मैं आपको एक बार आंसर भी इसका दिखा देता हूँ। द करेक्ट आंसर इज C, इनकम फ्रॉम ISA इज एग्जाम्प्ट। ठीक है जी, चलिए और नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 11। Sally has gross income for the tax year 2022 and 23 from property and employment to इसकी इनकम है कुछ प्रॉपर्टी से एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम से दिस मच। शी सफर्ड अ पेई on her employment of rupees of pound 4,500. She's Sally's, what is Sally's income tax liability? तो इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालना है मैं सैली का। चलिए शीट में नोट्स ओपन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए और मैं इसको करके दिखाता हूँ। फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, और मैं तो करके दिखाऊंगा ही आपको, तो कोशिश कीजिए मेरे से पहले एक बार खुद से आप ट्राई करें, राइट। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया और मैं इसको करना स्टार्ट करता हूँ। तो उसकी एम्प्लॉयमेंट या जो भी इनकम है उसको लिख देते हैं। क्या था ये 52,965, 52,965। ठीक है जी, चलिए ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस एक पे का इन्फॉर्मेशन है, ये हम इसको यूज़ करेंगे बट अभी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप लोगों को याद है ये जब कोई और इनकम नहीं है तो हम इसी को टोटल इनकम मान लेते हैं, और टोटल इनकम में से हम माइनस करते हैं जो भी हमारे रिलीफ्स हैं, बट रिलीफ ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम सीधा आएंगे पर्सन अलाउंस पे। तो बताइए पर्सन अलाउंस कितना मिलेगा, और 12,570। चलिए माइनस करके बताइए जल्दी से मुझे कितना बचेगा। 40,395, तो ये बचा हुआ है। ठीक है, अभी इसमें से और तो कुछ बचेगा नहीं। ये P माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। अब इस पर हम क्या लगाएंगे, टैक्स। तो सबसे पहले पहला थ्रेशोल्ड है बेसिक रेट बैंड का, और इस पर हम क्या लगाते हैं 37,700 मल्टीप्लाई बाई 20%। तो इस पर बताइए कैलकुलेट करके मुझे क्या आएगा। तो 37
700 आप लोगों के सामने ही मैं भी कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 20%, तो ये 7540। चलिए बचा कितना हाई रेट बैंड, इससे बचे, इसके लिए बचेगा कितना, बचेगा 40395 माइनस 37,700 और इस पर लगेगा टैक्स 40% से। जल्दी कैलकुलेट करके बताइए क्या क्या बचेगा। लाइक 40395 माइनस 37700, तो ये बचा हमारा कुछ दिस मच ऑफ अमाउंट, और इस पर हम लगाएंगे 40% का टैक्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं बाई 40%, दिस विल गिव मी 1078। ठीक है जी, अब इसको प्लस कीजिए जल्दी से, 8168, सो ये आ गया। ये तो हमारी टैक्स क्या हो जाएगी, ये होगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी, है ना। बट इसमें हमने कुछ ऑलरेडी पे किया हुआ है, पे के बारे में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था, जो हमारे सैलरी में से ही हमारा एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है, और ये डिडक्ट करने के बाद हमारी सैलरी बनती है, तो वो होता है। और ये हम जो भी हमारी लाइबिलिटी आती है टैक्स, उसमें से हम ये माइनस करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट हमने ऑलरेडी अदर टैक्स पे किया हुआ है। ठीक है, तो 4500 है ये, तो ये 8114, तो दिस इज इट टैक्स पेएबल। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारा टैक्स पेएबल। देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था वो आंसर लिख दीजिए आप। ये पूछा हुआ था टैक्स लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी ही पूछा हुआ है, तो 8000 समथिंग आ रहा था ये, है ना। तो लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी इसने पूछा हुआ था 8618, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 11th का बी। चलिए 11th का बी, ठीक है जी, करेक्ट आंसर। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेस्ट पेमेंट इज डिडक्टेबल फ्रॉम टोटल इनकम टू अराइव एट नेट इनकम। तो देखिए, टोटल इनकम में से हम रिलीफ माइनस करते थे, और इसमें दो तरह के रिलीफ हमने पढ़े थे। एक तो हमारा ट्रेडिंग लॉस था, वो हमने पढ़ा था। इसके अलावा कुछ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पेमेंट्स थे, वो भी हमें अलाउड थे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए, जो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे वही इंटरेस्ट, और क्वालिफाइंग के बारे में हमने पढ़ा भी था, तो एक बार वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप उसको कीजिए। अगर आपको ऑलरेडी पता है, याद है, तो वेल एंड गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बाय एंड इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप, तो देखिए इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे शेयर्स ही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू बाय एंड शेयर्स इन पार्टनरशिप, तो जी पार्टनरशिप में आप शेयर बाय कर रहे हो, और उसके लिए आपने जो बाय किया है उसके लिए पैसा लोन, आपने लोन लिया है, और उस लोन पे आप पेमेंट करोगे इंटरेस्ट का, तो वो इंटरेस्ट आपका क्या एग्जाम्प्ट होगा। तो ये पहला बिल्कुल सही आंसर है मेरे ख्याल से। बाकी ऑप्शंस भी आप पढ़ लेते हैं और देखते हैं, और क्या कोई और भी हो सकता है आंसर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू इन्वेस्ट इन मशीनरी फॉर अ सोल ट्रेडर, देखिए सोल ट्रेडर का तो कोई रोल ही नहीं है। Interest on loan to purchase a UK property to be rented as a furnished holiday, ये तो कोई है ही नहीं, है ना। furnished holiday accommodation के लिए तो कोई क्वालिफाइंग नेचर का इंटरेस्ट था ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू परचेज फॉरेन हॉलीडे, नो, ये भी कुछ नहीं। ठीक है जी, तो हमारा आंसर होगा एब्सोल्युटली 1A, 12 का A। तो चेक कर लीजिए, 12 का A ही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। हैरी मेड अ गिफ्ट डोनेशन टू दिस, कोई एनजीओ है, उसको उसने गिफ्ट डोनेशन किया, गिफ्ट एड डोनेशन किया 500 पाउंड्स का इन टैक्स दिस इज अ कैश अमाउंट पेड। तो इसने ये अमाउंट उसको पे किया है, मतलब ये है कि ये नेट है ना। उसने इतना पे किया ना, तो ये नेट ही होगा। हिज ओनली इनकम इज एम्प्लॉयमेंट इनकम, और उसका जो सोल इनकम है वो है एम्प्लॉयमेंट इनकम,
और ये 53,000 है, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं 13 नंबर को। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम लिख लेते हैं, कितना है, दिस इज 53,000। एम्प्लॉयमेंट इनकम के अलावा और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो उसमें सीधा पीए लिख के माइनस कर देता हूँ। तो पर्सनल अलाउंस ये 12,570। तो चलिए माइनस करके बताइए मुझे, 53,000 में से 12,570 माइनस कीजिए। तो 53,000 माइनस 1,570, तो ये 40,430 ये आएगा, ठीक है जी। तो 40,430, तो ये 40,430 आया। अब ये क्या है, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, देखिए पीए हमेशा अगर 1 लाख से ज़्यादा एएनआई है तो वो कम होता है, लेकिन इनकम इतनी है भी नहीं 53,000, तो मैंने अलग से किया नहीं, वो सारा एएनआई कैलकुलेट किया नहीं ग्रॉस गिफ्ट ए डोनेशन के बाद भी। तो चलिए अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक रेट बैंड, आप लोगों के को ध्यान होगा, जब भी हमारा कोई गिफ्ट ए डोनेशन होता है तो हमारा जो स्लैब टैक्स स्लैब होता है वो एक्सटेंड हो जाता है ना। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट एक्सटेंडेड बेसिक रेट बैंड थ्रेशोल्ड, ठीक है जी। तो बेसिक रेट बैंड है कितने का, 37,700 का है। उसमें हम प्लस करेंगे हमारा ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन, ठीक है जी। चलिए ग्रॉस कितना हो जाएगा, वैसे नेट तो गिवन है क्वेश्चन में 500, तो इसका ग्रॉस में निकालना पड़ेगा हमें। तो 500 का ग्रॉस निकालिए, 500 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80। चलिए ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 500 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80, 625। तो ये हमारा बेसिक रेट हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं 5 2 7 6 13 एंड 38, तो 38,325 ये हमारा बेसिक रेट बैंड हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 38,325, यही है ना, 300, हाँ जी। चलिए 325, इस पे 20% का टैक्स लगेगा बेसिक के अंदर। तो 38,325 मल्टीप्लाई बाई 20%, 7665, तो 7665। अब हाई रेट बैंड, इसके अंदर अब बचेगा कितना, हमारा टोटल इनकम कितना बच रहा आया था टैक्सेबल, 40,40430। इसमें से ऑलरेडी हमने कितना टैक्स कर दिया, 28,325, ये हमने ऑलरेडी टैक्स कर दिया है। तो जो भी बचेगा उस पर हम 40% का टैक्स लगाएंगे, ठीक है जी। तो हम कैलकुलेट करेंगे पहले कि बचता कितना है हाई रेट बैंड के लिए, 40,430 माइनस 38,325, तो 2105 ये इसके अंदर आया। तो और तो कुछ बचा नहीं, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। इस कैलकुलेटर को थोड़ा सा छोटा ही कर लेते हैं अगर हो जाए तो, नो पास, नॉट पॉसिबल।
तो जल्दी से प्लस कर लेते हैं। इसमें हम प्लस करेंगे 2105 प्लस 7665 9770 तो जी ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आएगी 9770 तो 9770 ऑप्शन में तो नहीं है। चलिए देख लेते, कोई हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं किया। बारह 570 के सॉल्यूशन में देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या है। तिरपन हजार, ये 40,430 ही था ना हमारा भी, 40,430 ठीक है जी। इसके बाद इसने बेसिक को कितना एक्सटेंड किया, 38,325 यही हमारा भी 38,325 पे 20% इनका कितना आया 7665 और ये हाई रेट बैंड 2105 और इस पे कितना है 842। तो ये हमारा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। ओ सॉरी, एक चीज़ मैंने गलती की है, ये मैंने कैलकुलेशन में, मेरे साथ यही प्रॉब्लम होता है, मैं हमेशा कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देता हूँ। अगर आप लोगों ने सही से कैलकुलेट किया है इस चीज़ को तो आपका नहीं हुआ होगा कुछ भी गलत, क्योंकि मेरे बस कैलकुलेशन मिस्टेक में की चीज़ें तो ठीक ही होती हैं, बस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाता है मेरे से। तो मैं बस रेक्टिफाई कर रहा हूँ अपनी कैलकुलेशन को। देखिए ये मैंने माइनस गलत किया, ठीक है जी, 40,430 माइनस 38,325 तो ये बचेगा 2105। अब 2105 पे ना 40% टैक्स लगाएंगे, मैं टैक्स लगाना भूल गया था, मैंने सीधा 21 वो अमाउंट ही लिख दिया था, तो ये आएगा 842। दिस विल गिव मी 842 ठीक है जी। अब इसको प्लस कर लीजिए, 842 में प्लस कीजिए 7665 8507 तो 8507 ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 8507, चेक कीजिए आंसर में 8507, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है टैक्स टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग 14। यूसुफ हैड इनकम ऑफ दिस मच, नेट इनकम इसका ये है। नेट इनकम का मतलब समझते हैं, अगर पे क्वेश्चन में होगा तो वो रिड्यूस की लीव बाग करेंगे, नेट वगैरह क्या है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेट इनकम उसका ये है, एंड गिफ्ट ए डोनेशन इसने 2400 का किया है, ठीक है। व्हाट इज हिज पर्सनल अलाउंस फॉर टैक्स ईयर 2022 और 23। मैं इन लोग इसको, वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, मैं आपको, चलिए मैं करा ही देता हूँ। मैं चाह नहीं रहा था ये कराना क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 14 नंबर देखिए, ये नेट इनकम आपको डायरेक्टली गिवन है। नेट इनकम में से हम क्या करते हैं, नेट इनकम में से हम नेट इनकम में से हम माइनस करते हैं पर्सनल अलाउंस, तो ये 109 समथिंग 500 ठीक है जी। इसमें से हम पर्सनल अलाउंस को माइनस करते हैं, पर्सनल अलाउंस, बट हम पूरा माइनस नहीं कर सकते देखिए, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा इनकम है तो हमें कहीं ना कहीं यार इसका ए ना भी है ना, 1 लाख से 1,25,000 समथिंग के बीच में आएगा,
तो आपको पता है कि वो 50% रिड्यूस हो जाता है, तो वही हम करने जा रहे हैं, वर्किंग नोट। ठीक है, तो हम करेंगे एडजस्टेड, हम एडजस्ट करेंगे पर्सनल अलाउंस में। तो कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड पीए, तो उसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पर्सनल अलाउंस मैक्सिमम कितना देते हैं, 12, चलिए 12,570, ठीक है जी। बट हमारा नेट इनकम कितना गिवन है क्वेश्चन में, नेट इनकम है 109,500 एंड इसमें से हम माइनस करते हैं ग्रॉस गिफ्ट एड डोनेशन। तो चलिए इसे चेक करके बताइए कितना है ये, ग्रॉस तो नहीं है बट गिफ्ट एड डोनेशन 2400 है, तो ये नेट ही होता है हमारे क्वेश्चन में। तो नेट को हम करेंगे चेंज ग्रॉस में, तो ये है 2400। 2400 आपको पता है ये 80% के बराबर होता है और हमें निकालना है इसका 100%। 330, तो 3000 हो जाएगा ये, तो इसमें से लेस कीजिए 3000, तो ये बचेगा 106,500, ठीक है जी। और आपको पता है लोअर लिमिट होती है यहाँ पे हमारे पास, तो मिनिमम की जो लिमिट होती है हमारे पास 1 लाख की ना, 100,030, तो ये बचेगा 6500। अब यहाँ पे जो भी हमारा आता है उसमें से हम क्या करते हैं, हम उसका करते हैं, ओ माई क्यों नहीं चल रही है, पेन लेना पड़ेगा क्या? चल रहा भाई, क्यों नहीं चल रही है? चलिए अब ये सही हो गया, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए अब क्या करते हैं हम करते हैं रिड्यूस्ड पीए। तो ये क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ पे आता है 6500, अगेन ये फिर से इसको 6500, चलो ये नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया, अब सही हो जाएगा। 6500 डिवाइडेड बाई 2, ये 3250 के आसपास मुझे देगा, बट एक बार देख लेते हैं, मुझे कितने कैलकुलेशन से बहुत डर लगता है। डिवाइडेड बाई 2, यस 3250, तो ये हमारा आएगा कुछ 3250, ठीक है जी। तो 12,570 में से हम 3250 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, जल्दी से अब ये मुझे आप बनाएंगे, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए मुझे, कमेंट में लिखें। जी आएगा 9320, 93, ठीक है। तो 9320, दिस इज द मैक्सिमम पर्सन अलाउंस दैट वी कैन गिव, 9320। तो हमसे यही पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, 9320 ये पर्सन अलाउंस हम देंगे मैक्सिमम पर्सन अलाउंस ये पूछा हुआ था, तो ये दिस इज द आंसर 14 का सी। तो चेक भी कर लीजिए अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें, 14 का सी, ठीक है जी, 14 का सी। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। Lucy and Ricardo have been married for 10 years. Lucy owns 75% of rented home and Ricardo owns 25%. तो जी ये उनके पास कोई होम है जिस पे रेंट आता है और 75% लूसी को ऑन करती है उस हाउस को, और 25% जो इसका सेकंड पार्टनर रिकार्डो वो ऑन करता है, ठीक है जी। तो ये है लूसी और ये है रिकार्डो, ये 25% और ये 75%।
तो ये 75% और ये 25%। ठीक है जी, चलिए ये कर लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद रेंटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी इज 15,000, तो ये 15,000 इनका रेंट आता है पर एनम। दे हैव नॉट मेड एनी इलेक्शन, बस यहाँ पे ही सारा ट्रिक है। देखिए, अब मैंने आप लोगों को बताया था जब भी कुछ पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉपर्टी होगी तो हमेशा उनके बीच में उनको इलेक्शन करना पड़ता है। इलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद जो भी वो अपना इंटरेस्ट है जो भी ऑन करेंगे वो उसी परसेंटेज में उनके जो रेंटल इनकम होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन कोई भी कुछ भी अगर इलेक्शन नहीं हुआ है तो हम अज्यूम करेंगे 50-50%। ठीक है जी। अगर कोई इलेक्शन किया है तो हम जो भी उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जैसे भी इनको वो कर सकते हैं। बट अगर कोई इलेक्शन नहीं किया है तो हमेशा हम अज्यूम करेंगे 50-50%। ठीक है, तो ये कैसे भी बातें इनकी वो ऑन करे ये उनके ऊपर है, बट हम टैक्स पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे 50% दोनों को में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके इनकम को। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई दे हैव नॉट मेड एनी इलेक्शन इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी। तो हम चेक करेंगे 15,000 का 50-50% कितना हो जाएगा 7500 एंड 7500। तो लूसी इज टैक्स्ड ऑन 75 एंड रिकार्डो इज टैक्स ऑन 7500। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 15 का सी। 15 का बी इज करेक्ट आंसर। हाँ ये बी ही है, मैं सी कह रहा हूँ, तो ये बी ही ऑप्शन है 7500 का। ठीक है, मैं ऑप्शन गलत बोला हूँ। चलिए 15 ये हो गया। 16 हम देख लेते हैं क्या है। पियर वॉज बोर्न इन फ्रांस। तो पियर फ्रांस में बोर्न होता है। ही हैज़ बीन वर्किंग फुल टाइम इन यूके, और वो फुल टाइम वर्क कर रहा होता है यूके के अंदर, एंड बीन यूके रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पज फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स से यूके के अंदर फुल टाइम जॉब कर रहा है और वो यूके के अंदर रेजिडेंट भी है लास्ट के 5 ईयर्स से। ठीक है, तो ही हैज़ प्लान्स टू रिटर्न टू फ्रांस इन टैक्स ईयर 2022-23। तो हमारे करंट जो अभी टैक्स ईयर है उसमें अपने होम टाउन, अपने जो भी अपना घर है उसका फ्रांस उसको वो जाना चाहते हैं। ठीक, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन सही है। अज्यूमिंग ही हैज़ 2 टाइज विद यूके, तो उसके 2 टाइज हैं यूके के साथ, 2 टाइज है। वो क्या टाइज है? लीव दैट। इन टैक्स ईयर 22-23, तो हमारे टैक्स ईयर में उसके 2 टाइज हैं यूके के साथ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज तो दैट पीयर कुड स्पेंड इन यूके विदाउट बीइंग ट्रीटेड एज यूके रेजिडेंट। तो ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कितना है जो कि वो यूके में स्पेंड कर सकता है और विदाउट बीइंग ट्रीटेड एज यूके रेजिडेंट इन टैक्स ईयर 22-23। ठीक है जी, तो ये सीधा आपसे बात कर रहा है टाइज के बारे में। तो टाइज के बारे में हमने पढ़ा था, तीन बातें हमने पढ़ी थी कि या तो वो प्रीवियसली रेजिडेंट रहा है ना, या प्रीवियसली वो नॉन रेजिडेंट रहा है। ठीक है, और डेज, यहाँ डेज लिख लेते हैं। अगर वो लेस देन 16 डेज है, ठीक है जी, अगर लेस देन 16 डेज रहा है तो वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट हो जाता है, और वो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट हो जाता है चाहे वो। ठीक है जी, अगर प्रीवियसली रेजिडेंट है या प्रीवियसली वो नॉन रेजिडेंट है, अगर 16 डेज से कम रहता है टैक्स ईयर में तो ऑटोमेटिकली नॉन रेजिडेंट हो जाता है। अब लेस देन 46 डेज, अगर लेस देन 46 डेज है, अगर वो प्रीवियसली रेजिडेंट है तो उसके कम से कम 4 टाइज मैच होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्रीवियसली नॉन रेजिडेंट है और लेस देन 46 डेज है, उसके बाद भी वो नॉन रेजिडेंट ही रहेगा। हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। ठीक है, मैं पूरा टेबल बना देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएगा। फिर 46 डेज से टू 90 डेज का एक था हमारा थ्रेशोल्ड। तो इसके पीरियड में अगर कोई 46 डेज से 90 डेज तक अगर टैक्स ईयर में कोई यूके के अंदर रहता है और वो प्रीवियसली क्या था लास्ट के 3 टैक्स ईयर में कभी भी वो रेजिडेंट रहा है तो उससे कम से कम 3 टाइज चाहिए टू बी रेजिडेंट ऑफ यूके। ठीक है, और अगर प्रीवियसली 3 ईयर में कभी भी वो रेजिडेंट अगर नहीं रहा है तो उसको कम से कम 4 टाइज चाहिए होता है यूके में रेजिडेंट होने के लिए। ठीक है जी, उसके बाद था 91 डेज टू 120 डेज। तो 91 डेज से 120 डेज कोई रहा है यूके के अंदर तो, और प्रीवियसली वो लास्ट के 3 ईयर्स में किसी भी ईयर में अगर वो रेजिडेंट रहा है तो उसको कम से कम टू टाइज चाहिए होता है ना। और यहाँ पे उसको अगर प्रीवियसली रेजिडेंट नहीं रहा है तो वहाँ पे उसको 3 टाइज चाहिए होती हैं।
ठीक है जी। तो यहाँ तक तो हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से दोबारा पढ़िएगा, वो पूछ रहा है कि 91 कहाँ पे था क्वेश्चन, जस आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसके दो टाइज हैं। तो देखते हैं हम दो टाइज कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और प्रीवियसली वो रेजेंट रहा है। ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद मुझे पता लगता है कि प्रीवियसली वो रेजेंट रहा है और दो टाइज इसके ऑलरेडी मैच हो रहे हैं, तब भी उसको क्या होना है, वो चाहता है कि यूके के अंदर टैक्स वो रेजिडेंट ट्रीट ना हो। तो उसके लिए क्या कंडीशंस है देख लीजिए। प्रीवियसली वो रेजिडेंट रहा है और दो टाइज यहाँ पे मिनिमम चाहिए होता है। अब दो टाइज कब अगर हो जाएंगे और बेसिकली वो रेजिडेंट है, अगर वो 91 से 120 डेज के बीच में उसने स्पेंड किए हैं तो यूके का रेजिडेंट हो सकता है। लेकिन दो टाइज में तो रेजिडेंट हो जाएगा, उसको नहीं रहना है तो क्या करेगा, इस थ्रेशोल्ड से ठीक पहले उसको यहाँ तक वो मैक्सिमम रह सकता है। यहाँ पे वो मैक्सिमम कितने डेज रह सकता है, 90 डेज। ठीक है जी। तो आंसर हो जाएगा 90 डेज वो यूके के अंदर स्पेंड कर सकता है विदाउट बीइंग ट्रीटेड एज रेजिडेंट। अगर 91 डेज आता है तो इसके अंदर आ जाता है, तो उसके दो टाइज तो हैं ही, फिर तो रेजिडेंट हो जाएगा। तो हम इसी थ्रेशोल्ड के अंदर जो मैक्सिमम डे की लिमिट होगी वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन होंगे और कोई क्वेश्चन तो है नहीं, तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर आपके इसके अलावा कुछ पूछना हो आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई कुछ भी आपने पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा भी सही लगा, बहुत सारा एफर्ट लगता है इस वीडियो बनाने में। अगर आपको कोई आपके कलीग्स हैं तो उनके साथ वीडियो भी शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।